हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। आज हम लोग एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7 को करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 6 को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पॉलिटी के सभी फैक्ट्स जो क्लास 6 में हो सकते थे उसको देखा था। आज हम लोग क्लास 7th में समानता चैप्टर को पढ़ेंगे। बट आज से हम लोग की स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट समझने में ज़्यादा तत्परता दिखाएंगे, ताकि हम लोग के भीतर कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री हो, ठीक है, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। अर्थात यहाँ पे लिंग भेद जो होता है, लिंग भेद, जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी भी प्रकार का हम विभेद करते हैं तो यह गलत है। ठीक है, अर्थात हम सभी व्यक्तियों को एक समान मानेंगे। ठीक है, और एनसीईआरटी में एक टर्म है, ये एक मूवी थी दीवार, ठीक है ना, तो उसमें एक बच्चा जूता पॉलिश कर रहा होता है। ठीक है, और उसमें जब वो व्यक्ति जूता पॉलिश करवाता है तो उसको जो पैसे देते हैं वो फेक कर देता है। तो वो बच्चा मतलब कि कहता है कि सर, मेरे भी काम की गरिमा है, ठीक है ना, तो आप मुझे पैसे इज्जत से दीजिए। ठीक है ना, तो ये जो है ये बहुत बड़ी बात कही गई थी उस बच्चे के द्वारा, क्योंकि उसका काम कोई छोटा या बड़ा नहीं है, वह अपने काम को बड़ी निष्ठा से कर रहा है। ठीक है, तो गरिमा का सम्मान हमें प्रत्येक व्यक्ति का करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में प्रावधान। ठीक है, तो यहाँ से हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप इसके आर्टिकल को कंठस्थ करते चले किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आपका क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, पर जिनका नहीं है वो इसे कंठस्थ करते चले। ठीक है, क्योंकि यही छोटे-छोटे अनुच्छेद जो होते हैं ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है कि समानता का अधिकार। ठीक है, तो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से कहाँ तक है? तो ये अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 14 जो है वह कहता है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। ठीक है, चलिए इससे हम विधि के समक्ष समानता का अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 15 है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी हम किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं कि धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। ठीक है, अगला पॉइंट है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, यानी नौकरियों के विषय में क्या होगी, अवसर की समानता होगी, लेकिन इसका अपवाद है आरक्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। ठीक है, यानी छुआछूत के अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। ठीक है, तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। तो आप लोग इस अनुच्छेद को 2-3 बार पढ़ेंगे और इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। संसद क्या है? तो हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, क्योंकि कानून निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है ना, ये सब कहाँ पे निर्धारित होती है? संसद में ही होती है। ठीक है, और संसद में क्या होते हैं कि हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि, ठीक है, उसके माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। कहाँ करते हैं? संसद में करते हैं। तो हमारा प्रतिनिधित्व संसद में कौन करते हैं? तो हम जिन हम जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं वही हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे मैंने जोड़ा है, ठीक है, ताकि आप लोग का यहीं पे आर्टिकल्स मतलब क्लियर होता चले। ठीक है, तो इससे संसद से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद क्या है? तो इन 3 अनुच्छेद को आप याद रखेंगे। संसद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 79। ठीक है ना, संसद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? आर्टिकल 79। राज्यसभा की संरचना आर्टिकल 80। ठीक है, और लोकसभा की संरचना आर्टिकल 81। ठीक है, तो आप फिर से रिपीट करेंगे, संसद का गठन आर्टिकल 79, राज्यसभा की संरचना आर्टिकल 80 और लोकसभा की संरचना आर्टिकल 81। ठीक है, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है समानता के अधिकार को शासन 2 तरह से लागू करती है। मतलब अगर समानता सुनिश्चित करनी है तो शासन 2 तरह के उपाय करती है। फर्स्ट है कानून के द्वारा और सेकंड है सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। ठीक है, तो एक तो हम कानून को इम्प्लीमेंट कर दें, और दूसरा क्या है कि सरकार कोई योजना लाती है या कार्यक्रम के द्वारा जो वंचित वर्ग है उन तक उन सुविधाओं को पहुँचाती है, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, आप इससे अवगत होंगे। और दूसरा है मिशन इंद्रधनुष अभियान। ठीक है, तो ये सब क्या है कि एक कार्यक्रम है जिसके द्वारा
समानता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना? और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मिशन इंद्रधनुष अभियान का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है संपूर्ण टीकाकरण से, ठीक है ना? टीकाकरण करने का लक्ष्य है इसमें मिशन इंद्रधनुष में, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि एसडीजी 2, तो यह एक पिक्चर था एनसीईआरटी में एसडीजी 2 करके, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया कि इसका उद्देश्य क्या है। एसडीजी 2 का एक गोल है कि 2030 तक सभी प्रकार के कुपोषण और भूख को समाप्त करना है, ठीक है ना? यानी भूखमरी को समाप्त करना है 2030 तक। और यह किसका लक्ष्य है? तो यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना? गोल का ये है, ठीक है ना? चलिए, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है? अगला पॉइंट है, ठीक है? अगला पॉइंट है कि मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, ठीक है? मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ की गई, ठीक है? तो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु में प्रारंभ की गई थी, ठीक है? चलिए, इसको आप याद रखेंगे और यह भी याद रखेंगे कि 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब इसको एज़ इट इज़ आप पढ़ लीजिए कि 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए थे, ठीक है? 2001 में किसने दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकार को कि इसे अपने स्कूल में 6 माह के भीतर आप आरंभ कीजिए, ठीक है? अगला पॉइंट है एक कि रोज़ा पार्क्स, ठीक है? रोज़ा पार्क्स ये एक कहानी थी, उसको मैंने लिख दिया है यहाँ पे। रोज़ा पार्क्स जो है ये अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, ठीक है ना? देखिए, इसमें ये कहानी इसलिए दी गई है क्योंकि यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है कि असमानता केवल हमारे भारत में ही नहीं है, ठीक है ना? यह विश्व के अन्य राष्ट्रों में भी देखी जाती थी, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन के साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता था, ठीक है? जैसे वहाँ पे प्रावधान था कि जो बस वहाँ चलती है, वहाँ पे गोरे आगे बैठेंगे और जो अफ्रीकी अमेरिकन होते हैं, वो पीछे बैठेंगे, ठीक है? और अगर कोई गोरे उन्हें कहते हैं वहाँ से उठने के लिए, तो उन्हें उठना पड़ेगा और सीट गोरे को देनी होगी, ठीक है? तो एक महिला थी जिनका नाम था रोज़ा पार्क्स, ठीक है? वह अपना काम करके 1 दिसंबर 1955 को बस से जा रही थी, ठीक है? और वो अपने निर्धारित सीट पे ही बैठी थी, बट एक गोरे व्यक्ति थे जिन्होंने उनसे सीट माँगा और उन्होंने देने से इनकार कर दिया, ठीक है? तो इस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हुआ, ठीक है ना? अफ्रीकी अमेरिकन लोग क्या किए, इसके लिए एक विशाल आंदोलन प्रारंभ किए, किसके फ़ेवर में? रोज़ा पार्क्स के फ़ेवर में, ठीक है? क्योंकि वह महिला होके इतना साहस की थी, ठीक है? तो इसी को हम लोग नागरिक अधिकार आंदोलन भी कहते हैं, सिविल राइट मूवमेंट्स। तो इसको आप एक बार अपनी नज़र से दौड़ा लेंगे ताकि कोई भी फैक्ट आपका छूटे नहीं, कोई भी आपका कॉन्सेप्ट छूटे नहीं, ठीक है? चलिए, इसके बाद अगला पॉइंट है कि लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है? लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह इसी में चैप्टर 1 के अभ्यास में दिया हुआ क्वेश्चन था, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया। इसमें आप क्या करेंगे, इससे संबंधित अनुच्छेद भी आप याद कर लेंगे। ये लिखा हुआ नहीं था, फिर भी आप इसको याद कर लें कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है, ठीक है? तो यह है अनुच्छेद 326 में, ठीक है? अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? तो यह की गई थी 61वां संविधान संशोधन 1989 के थ्रू, ठीक है? चलिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आवश्यक क्यों है, हम लोग इसको देखते हैं। क्योंकि यह समानता की अवधारणा पर आधारित है, इसीलिए यह आवश्यक है, ठीक है? अगला पॉइंट है कि समस्त वयस्क नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं, उनको क्या है, मत देने का अधिकार वे रखते हैं, चाहे वे किसी पृष्ठभूमि के हों। अर्थात जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी करते हैं या उससे अधिक हैं, वे क्या करते हैं, उनको एक वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। दूसरा है कि जब वे वोट करते हैं, तो इससे क्या अर्थ निकलता है? इससे यही अर्थ निकलता है कि सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनना पड़ता है, ठीक है? रिस्पॉन्सिबल बनना होता है जनता के प्रति, ठीक है? तो यहाँ तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। तो यह कब आया था? तो यह 2016 में आया था। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब आया था? 2016, ठीक है? 2016 में आया था। चलिए, इसके बाद इसमें क्या है? तो इसमें है कि दिव्यांगजनों की समाज में भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम क्या बताता है? तो यह बताता है कि दिव्यांगजन की समाज में भागीदारी बढ़ाना है। दूसरा है कि इनकी निःशुल्क शिक्षा भी बढ़ाना ही बढ़ाना है। वैसे आपको पता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आप बताएँगे कि यह संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, ठीक है? चलिए, इसके बाद है कि इसमें दिव्यांग बच्चों को स्कूल की मुख्य धारा से जोड़ना, ठीक है ना? तो
बच्चे जब पढ़ेंगे तभी सशक्त बनेंगे, ठीक है ना? तो इन दिव्यांग बच्चों को क्या करना है, उनमें आत्मविश्वास जागृत करके उनको स्कूल की मुख्य धारा से भी जोड़ना है। अगला पॉइंट है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि में ढलान बनाए जाने चाहिए, जिससे वहाँ दिव्यांगों के लिए पहुँचना सरल हो। यानी रैंप की व्यवस्था की बात भी कही गई है और ऐसी संरचना बनाई जाए जिससे दिव्यांगजनों को चलने में सुगमता हो, ठीक है? चलिए, उसके बाद है कि सुगम्य भारत अभियान। तो सुगम भारत अभियान जो है, वह है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, ठीक है ना? इसका संबंध किससे है? तो ये डिसेबिलिटीज़ से संबंधित है, सुगम्य भारत अभियान, ठीक है? इसमें क्या है ना कि इसका एक लोगो था कि इंडिया सीज़ डिसेबिलिटी, यानी डिसेबिलिटी में भी उनमें एबिलिटी को देखना है, ठीक है ना? जो डिसेबल लोग होते हैं उनको उनमें हतोत्साहन की भावना को हटाना है और उनको मोटिवेट करना है, इसलिए यहाँ पे एबिलिटी पर फोकस किया गया है, ठीक है ना? अगर आप एनसीईआरटी को एक बार पलटेंगे तो इसमें आप इसके लोगों को देख सकते हैं, ठीक है? इसमें अगला कुछ शब्द संकलन है जिसमें बस आप लोगों को अपना कॉन्सेप्ट इसके सहारे क्लियर करना है, ताकि आप लोगों को आगे का क्लास अच्छे से समझ में आए। इसमें एक शब्द है गरिमा, ठीक है? इसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। गरिमा क्या होता है? तो गरिमा होता है कि अपने आप को और दूसरे व्यक्ति को समान योग्य समझना, मतलब व्यक्ति को अपना भी मतलब रिस्पेक्ट करना चाहिए, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट और दूसरे की रिस्पेक्ट, हम दोनों को मतलब महत्वपूर्ण समझे, यही है गरिमा, ठीक है? चलिए, उसके बाद है संविधान। संविधान किसे कहते हैं? तो संविधान वह दस्तावेज जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया जाता है, यानी वैसा डॉक्यूमेंट जिसमें हम जो रूल्स और जो लॉ फॉलो कर रहे हैं, क्यों? देश की जनता और सरकार दोनों इसको इसलिए फॉलो करती है ताकि हमारी शासन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके, ठीक है? तो इसी को हम संविधान कहते हैं, ठीक है? तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब हम लोग थोड़ी-सी रफ्तार धीमी करके अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उससे उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे उसको करने का प्रयास करेंगे। आप लोग रोज़ वीडियो को अच्छे से देखें और जो भी आपको दिक्कत होती है वो कमेंट बॉक्स में बताएँ, ठीक है? और इसी से मुझे भी पता चलेगा कि मुझे आप लोगों के सामने क्या एग्ज़ीक्यूट करना है, फैक्ट से रिलेटेड या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है? चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।